सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, अगर हम गर्मियों की बात करें और मच्छरों का जिक्र ना आए तो गर्मियाँ अधूरी महसूस होती हैं, और जब मच्छर की बात आए तो कोई अच्छी याद उससे जुड़ी हुई नहीं है। हमेशा या तो हम मलेरिया को याद करते हैं या डेंगू को। और हर साल जब भी गर्मियाँ आती हैं तो डेंगू के हवाले से कुछ ना कुछ अफसोसनाक सुनने को मिलता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। और आइए उनसे उनका तारुफ उन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू ऑलवेज वेलकम। और सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने अपने एकेडमिक कैरियर में 18 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, जिनमें से 16 स्पेसिफिकली आपके एमबीबीएस में हैं। तो व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड एंड ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ आपका? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये जर्नी जो स्टार्ट हुई, ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं बैक इन मेट्रिकुलेशन, जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उसके बाद मैंने जब फादर से सजेशन मांगी कि अब मुझे आगे प्री मेडिकल को ऑप्ट करना चाहिए, इंजीनियरिंग को ऑप्ट करना चाहिए, तो मुझे अबू ने ये कहा कि आप मेडिकल को ही ऑप्ट करें, ठीक है। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि मेरे अबू खुद बुनियादी तौर पर डॉक्टर बनना चाहते थे, और शायद यही वजह है कि आज उनके तीनों बड़े बेटे जो हैं वो डॉक्टर हैं, मैं और मुझसे जो छोटे दो हैं। तो करियर इस तरीके से स्टार्ट हुआ। मैंने एमबीबीएस के लिए एंट्री टेस्ट दी और फिर एमबीबीएस में आ गया। तो जब मैं एमबीबीएस में आ गया तो इट वाज माय फादर हु टोल्ड मी कि यार अब ना आपने मेहनत करनी है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो फिर अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, उसके लिए बस मेहनत करते रहे, अल्लाह करम करते रहे, और अल्लाह ताला ने नवाजा, और फिर थॉरोली आई हैड बीन टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह, और इवेंचुअली इट एंडेड अप कलेक्टिंग 16 गोल्ड मेडल्स इन एमबीबीएस। ज़बरदस्त। अच्छा जी, जिस टॉपिक के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए दैट इज़ डेंगू, विच इज़ एक एपिडेमिक भी है। हर साल हम इस तकलीफ का सामना करते हैं एज अ कौम। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि डेंगू है क्या, और कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके अलामात की बुनियाद पर कि इधर ये डेंगू है या कोई और चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले जो भी बीमारियां जो हमें लगती हैं, जो जिसमें हम खास करके अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, तो वो जो बीमारियां हमें लगती हैं तो वो या बैक्टीरियाज कॉज करते हैं, जरासीम, या वायरसेस कॉज करते हैं, या फंगस, ये जो फंजाई होता है वो कॉज करते हैं, ठीक है, या पैरासाइट्स। कुछ बीमारियां बैक्टीरियाज की हैं, कुछ वायरसेस की हैं। डेंगू एक वायरल एटियोलॉजी से आता है, मतलब कि एक वायरस है, डेंगू वायरस, जो आता है और हमें आके इन्फेक्ट करता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वायरस मच्छर में पाया जाता है। वो वायरस मच्छर के जरिए ट्रांसमिट होता है। मच्छर एक वेक्टर का रोल प्ले करता है। वेक्टर इज द थिंग जो चीज को लेकर के जाती है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब वो जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में आता है, और आपने कहा कि सिम्टम्स की बुनियाद पे जो आइडेंटिफाई होना, तो बैक्टीरियल डिजीजेस तो फिर सिम्टम्स की बुनियाद पर डिफाइन हो सकती हैं। जो वायरल डिजीजेस होती हैं इनको बहुत मुश्किल होता है कि कोई बंदा अगर आपको कहे सिम्टम्स हैं मुझे ये, जैसे कि क्या सिम्टम्स है डेंगू के, आपको बुखार होगा, हाई ग्रेड फीवर, हर वायरल एटियोलॉजी में होता है, आपके पट्टों में दर्द होगा, ठीक है, आपको जो है वो खाना पीना आपका कम हो जाएगा, आप खा पी नहीं सकेंगे उस तरीके से। अब व्हाट स्पेसिफिकली डेंगू में क्या होता है, डेंगू वायरस में, कि आपको शदीद किस्म का दर्द होता है, इसीलिए इसको बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। अच्छा, मतलब आपको बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मसल एक्स होते हैं, आपको बहुत पूरे जिस्म में थकावट होती है। पेरी, और पर्टिकुलरली पेरी ऑर्बिटल जो रीजन है आपकी आंख के गिर्द के जो हल्के हैं, यहाँ पे जो दर्द होता है ये बहुत शदीद होता है, ठीक है। इसके साथ में आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, आपको जिस्म पर रैश भी निकल सकती है। पिटिकियाए कहते हैं, छोटे छोटे डॉटेड हेमरेजेस होती हैं आपकी स्किन के ऊपर, छोटे छोटे सुर्ख निशानात आ सकते हैं आपके जिस्म के ऊपर, आपकी बेली के ऊपर। ये तो हो गया सिंपल डेंगू की अलामत, ठीक, जो जो ह्यूमन बॉडी में आया और इस तरीके से फैल गया। अब इन अलामात की बुनियाद पर भी डिफाइन करना कि आया इसको डेंगू है या नहीं है बहुत मुश्किल है। हम इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। हम आगे सबसे इजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्लड कंप्लीट पिक्चर है। आप पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसकी कंप्लीट पिक्चर लेते हैं, और आपको वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा यार इसमें तो ल्यूकोपीनिया हुआ है, इसके तो वाइट सेल्स थोड़े से डिक्रीज कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स इसमें डिक्रीज कर रहे हैं, टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ है। और पर्टिकुलरली चूंकि मैंने जिक्र किया कि पीटीकेआई होते हैं, इस पर ब्लीडिंग होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो प्लेटलेट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं।
तो आपके प्लेटलेट्स डिक्रीज करना शुरू। तो इसमें जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया, हमारी कौम का एक अलमिया ये है कि हम जब तक बिल्कुल बिस्तर से नहीं लग सकते, हम डॉक्टर के पास आना गवारा नहीं करते, हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। हमें कहते हैं अब तक चल रहे हैं, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। तो डेंगू का कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, ये कितना ये ह्यूमन बॉडी को टाइम देता है कि मतलब आप हॉस्पिटल तक जाएं या आप केयरलेसनेस शो करें उसमें? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जो डेंगू फीवर है, सिंपल डेंगू फीवर है, उसकी जो सिम्टम्स, अगर एक बंदे को फीवर है, पेरीऑर्बिटल पेन है, मसल एक्स हैं और उसको डायरिया है, उसको फील हो रहा है कि यार मुझे ये अलामात है, तो वायरसेस की एक अच्छी बात ये होती है कि ये ऑन देयर ओन हील कर जाते हैं। ठीक है, ये 2 to 3 वीक्स लेते हैं, 2 to 4 वीक्स का इसका टोटल पीरियड है जिसमें इंसान रिकवर हो जाता है। दैट्स फॉर द सिंपल डेंगू। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अलार्मिंग फेज आ जाए, कोई अलार्मिंग फीचर्स आ जाए, कोई क्रिटिकल फेज आ जाए पेशेंट के अंदर जिसमें ब्लीडिंग होने लग जाए, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें प्लेटलेट्स कंज्यूम होने लगते हैं, और आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड को जमाते हैं, क्लॉट करते हैं। और जब ब्लड नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। एक्सटर्नल भी हो सकती है अगर कट लगेगा, लेकिन जब प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं, जब 10,000 20,000 से डिक्रीज करने लगते हैं प्लेटलेट्स, तो आपकी बॉडी का जो है वैसे भी अंदर आपके जोड़ों के अंदर खून जमना शुरू हो सकता है, आपके जीआई ट्रैक के अंदर जो मैदा आंते हैं वहां पर ब्लड आ सकता है, आपके ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो किस कंडीशन में, हाँ आपने पूछा कि शुरू में जाना चाहिए या एंड पे जाना चाहिए। देखिए डेंगू के ट्रीटमेंट ऐसे अवेलेबल तो है नहीं। हमने डेंगू का तो कोई ट्रीटमेंट हमने करना नहीं है पेशेंट का, क्योंकि वायरल एटियोलॉजी है। हमारे पास पेशेंट आएगा, हमने पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट्स देने हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, हमने एडिक्वेट फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को, क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, हमने पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड्स देने। हाँ, लेकिन ये भी देखना है कि कहीं पेशेंट का जो है वो ब्लड इतना डाइल्यूट ना हो जाए कि मजीद ब्लीडिंग बढ़ने लग जाए। लेकिन जब पेशेंट अलार्मिंग फीचर्स पर आने लग जाए, जब पेशेंट को पेट में दर्द महसूस हो, इतना दर्द हो कि टेंडर हो जाए पेट, टेंडर का मतलब यह है कि हाथ लगाने से दर्द है, इसका मतलब यह है कि जीआई ट्रैक में ब्लीड हो रही है, जोड़ों के अंदर ब्लीड हो रही है, अगर जिस्म के ऊपर खून के छाटे आना शुरू हो जाए, अगर आपके सर में शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाए, ये कुछ अलामात ऐसी हैं कि जिसमें आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को सेटल करेंगे। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड डेंगू को हम सेटल कर सकते हैं, हम उसको मेगा प्लेटलेट्स लगाएंगे, हम उसको प्लेटलेट्स के बैग्स लगा सकते हैं, हम पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, वाइटल्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसकी। तो देयर आर फ्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, बट सिंपल डेंगू फीवर के लिए वी डोंट हैव एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो वी गो विद द सिम्टम्स, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस? देखिए डेंगू के लिए एज फार एज आई नो, डेंगू के लिए ऐसा कि वैक्सीन मेरे ख्याल में फिलहाल तक तो अवेलेबल नहीं है डेंगू की वैक्सीन। लेकिन बिकॉज देखिए ये एक समझने की बात है, आप डेंगू अपनी जो डेंगू की जो टाइप्स हैं, जो डेंगू वायरस है, उसमें एक ये बात आई जाती है कि वो ना अपनी जो टाइप्स प्रोटोटाइप्स है वो बदल बदल के आता है, यानी उसमें म्यूटेशन आती है, वो वायरस में म्यूटेशन आती है। सिमिलरली देखिए हमारे पास बाकी भी कई वायरसेस हैं, जिसके अब कोविड था, ठीक है, तो कोविड की एक वैक्सीन डेवलप की तो कोविड ने एक और स्ट्रेन बना लिया और उस स्ट्रेन के साथ आ गया। जो वायरसेस अपने आप का जो अपना रूप बदल लेते हैं, अपना बेस बदल लेते हैं इतनी जल्दी, तो उनकी वैक्सीन डेवलप करने का इतना ऐसा एडवांटेज होता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप डेंगू के एक स्ट्रेन के खिलाफ वायरस कर सके। एक और आपको बात बताता हूँ, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है कि डेंगू के लिए वैक्सीन है कि नहीं। एक दफा आपको डेंगू के एक स्ट्रेन ने काट लिया, आप अगली दफा उसी स्ट्रेन से कटेंगे ही नहीं, आपको नया स्ट्रेन आएगा, डेंगू का एक और स्ट्रेन आएगा और उसने आके आपको काटना है और फिर वो ट्रांसमिट होगा। तो आप नेचुरली इम्यून हो चुके होते हैं, लेकिन आप डेंगू की एक नस्ल के साथ इम्यून होते हैं, दूसरी नस्ल जो होती है वो आपको काटने के लिए हम तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे नाज़रीन डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका हमारे पास फिल वक्त उस तरह से कोई इलाज तो अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है। मतलब अगर आप इनिशियल डेंगू की बात करें तो उसमें उस तरह से हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो हम इस सवाल की तरफ चलते हैं कि हमने इससे बचना किस तरह से है, एहतियात क्या करनी है, क्योंकि नॉर्मली ये साफ पानी में पाया जाता है जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है। तो साफ पानी में तो देखें, अगर हम अपने पीने वाले पानी के जग में भी अगर हम उसको भी ढक के नहीं रख रहे तो इट मीन उसमें भी डेंगू हो सकता है। या जो हमारे घरों में जो टब्स हैं डिफरेंट परिंदों के लिए, हम नॉर्मली गर्मियों में दाना पानी डालते हैं तो उसमें भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इससे बचे किस तरह से? देखें हमारे मेडिकल में अक्सर लोग ये टर्म यूज करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सो ये किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ये हर एक बीमारी के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आपको 3 ग्राउंड्स पे काम करना चाहिए। एक है पर्सनल केयर,
इंसान को इंडिविजुअली अपना ख्याल रखना चाहिए डेंगू से बचने के लिए। डेंगू जून से अगस्त के महीनों में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये वो टाइम स्पेन होता है जो कि हैवी रेनफॉल्स भी होती हैं इन एरियाज में। आप अपना पानी तो डाम के रख सकते हैं, लेकिन जो बारिश हो रही है उसको तो नहीं डाम सकते आप, ठीक है। तो वो आता भी है तब है जून से अगस्त के महीने में, जहाँ जो कि हैवी रेनफॉल का सीज़न है आपका, ठीक है। आपकी गर्मियाँ भी हैं उसमें, तो उस टाइम स्पेन में ये ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू जो है वो पाया जाता है। तो इंडिविजुअल केयर में आप जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मॉस्पेल वगैरह या मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप के रख सकते हैं। मगरिब के बाद बाहर ना निकलें, खुली फ़िज़ा में ना निकलें। अपने अंदर वो मोर्टीन टाइप पैड्स और इस तरीके के जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है ये यूज़ करें। जाली का इस्तेमाल करें, जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल करें। आप जितने बर्तन आप ढांप के रख सकते हैं वो तो लाजमी ढांपें आप, ठीक है। खुला पानी ना छोड़ें आप, ठीक है। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज भी होते हैं और उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ये आ सकती हैं। सेकेंडली आप कलेक्टिवली एज अ इन सोसाइटी आप क्या कर सकते हैं कि आप सोसाइटी में देख रहे हैं जहाँ पे कहीं गड्ढे हैं, वहाँ पे आप मट्टी डाल दें उन गड्ढों के अंदर, जहाँ ताकि पानी ना ठहरे इस टाइम पे। खुली अगर टैंकियाँ हैं तो उनको ढांप लें किसी तरीके से। कंपेन्स चलाएं। वो लोग जो अवेयर नहीं है डेंगू से, वो अवेयरनेस, उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन की। देखें, हम एक ऐसे मुल्क में पाए जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इतने मसाइल हैं। हम इकनॉमिक जो है क्राइसिस का शिकार हैं हम, और बेशुमार चीज़ों के हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे बेशुमार क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम पे कोई भी एपिडेमिक आएगा तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमारे अस्पताल जो है वो रेडी हैं कि हाँ जी आ जाएं, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। नहीं, पिछला डेंगू का एपिडेमिक आया, आई वॉज विटनेसिंग दिस थिंग। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का कि इवन पिम्स जैसे इस्लामाबाद के सबसे बड़े सेटअप में मेगा प्लेटलेट्स ख़त्म हो चुके थे। आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफ्यूजन में भी मेगा प्लेटलेट्स कम पाए जाते थे, वहाँ तक से भी नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि इस मुल्क को भी बचाने के लिए, बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ देना होगा और अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये इंतजार नहीं करें कि हुकूमत आएगी तो आपकी मदद करेगी या कोई दूसरा आपके हिस्से का काम करेगा। अपने हिस्से का काम हमने खुद करना है, और यही एक अच्छे और फाल शहरी का किरदार अदा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। आगे चलते हैं। ये बताइए कि जो नॉर्मली आपने जैसे बात की कि हमारे पास डेंगू की 2 एग्जाम हैं, तो वो एग्जाम कौन सी हैं और उनमें क्या फ़र्क है? नॉर्मली जैसे एक आपने कहा एक नॉर्मल डेंगू होता है, एक जो सुअर डेंगू है, उसके लिए क्या टर्म हम यूज करते हैं? दिस इज नॉट व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कि डेंगू की एक सुअर फॉर्म है। डेंगू ही है। हाँ, डेंगू की कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहेंगे, ठीक है। फिर डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। हेमोरेजिक का मतलब क्या है? हेमोरेज का मतलब निकला है ब्लीडिंग से। ब्लीडिंग को, जो प्रैक्टिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, ब्लीडिंग को हम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। डेमी हेमोरेजिक फीवर का मतलब है कि ऐसा फीवर जिसमें साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी के अंदर भी इंटरनली ब्लीड भी हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीड भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा इधर ये स्टेजेस हैं डेंगू की। हाँ, इसको आप स्टेज भी कह सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले बंदे को होता है सिंपल डेंगू फीवर, ठीक है। दैट कॉम्प्लिकेट्स इनटू डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम। शॉक क्या होता है? शॉक होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड इतना भी नहीं रहता कि वाइटल ऑर्गन्स तक आपका ब्लड जो है वो पहुंच सके, ठीक है। उसकी 2 ही किस्में हो सकती हैं, या तो आपको हार्ट फेलियर हो गया, आपका हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड को, या आपके अंदर ब्लड की इतनी कमी आ चुकी है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। मतलब कि आप एनीमिक भी हो जाते हैं? एनीमिक तो डेफिनेटली आप होंगे जब आपकी क्योंकि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपके प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, आपकी सेल लाइंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और इसके साथ साथ आप उसको मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड्स भी देते हैं। अब जब हम फ्लूइड्स देते हैं तो फ्लूइड्स डाइल्यूट कर रहे हैं, आपके ब्लड को मजीद पतला बना रहे हैं। जब वो मजीद पतला बना रहे हैं तो मजीद ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत मोहतात होकर फ्लूइड्स देने पड़ते हैं कि यार आया इसको हम सिंपल फ्लूइड्स भी नहीं दे सकते, वी हैव टू यूज द डेक्सट्रोज। और आपको ये जान के और आपको जान के हैरानगी होगी कि इवन डेक्स्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं होता डेंगू के एपिडेमिक के टाइम पे। लास्ट टाइम हमने, आई एम नॉट श्योर मंगवाए कहाँ से थे और कहाँ से आए थे, बट जब भी हम डेक्स्ट्रॉन का यूनिट इन्फ्यूज करते थे पेशेंट के अंदर, और एंड टाइम पर डेक्स्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं थे हमारे पास। और उस वजह से भी काफी डेथ्स हुई होंगी, जाहिर सी बात क्योंकि जब एक चीज ही अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम्स जो है वो रेज ही होंगे।
और यहीं पे नाज़रीन मैं इन्हीं की बात से एक चीज़ ऐड भी करती चलूँ कि जब हम लोग अगर आलमी इदारा सेहत के जो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उन्होंने जो लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 26,000 लोग इसका शिकार हुए हैं गुज़श्ता साल, जिसमें से 26 लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं, मतलब मोर देन 100 लोग इस बीमारी की वजह से जान की बाजी हार रहे हैं। तो मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है अपने प्यारे से रिश्ता टूटते देखना या उसको ज़िंदगी की बाजी हारते देखना। तो हमें अभी से ही इसके लिए कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम इसको दोस्त अगर एक मज़े का सवाल जो हमेशा हम करते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मच्छर बहुत काटते हैं और कुछ इस तरह से होता है कि भाई हमें मच्छर काटते नहीं हैं। इसमें हम आपको वीडियो भी एक दिखाएंगे कि मच्छर क्यों काटते हैं और हम मच्छरों को अपने आप से दूर कैसे रखें। Make your money go further with